क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वीएमसी मशीन में यूज होने वाले टूल्स के बारे में। वीएमसी मशीन में आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि एंड मिल्स, फेस मिलिंग कटर्स, टेप्स, ड्रिल्स, रीमर्स और स्पेशल पर्पस टूल्स जैसे कि प्रोफाइल कटर्स, शोल्ड मिलर्स और ऐसे ही कुछ और स्पेशल टूल्स हैं जिनके बारे में हम आपको एक एक करके हम जो है टूल को डिफाइन करेंगे और कितने टाइप के टूल हम इसमें यूज करते हैं, किस ऑपरेशन के लिए हम टूल्स सेलेक्ट करते हैं और टूल का जो मटेरियल ग्रेड है, यानी कि किस मटेरियल से हमारे टूल बनते हैं, उनकी टूल लाइफ कितनी रहती है, कैसे हम टूल लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जो है हम अपनी वीएमसी टूलिंग वीडियो सीरीज में आपको बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंड मिल्स, यानी कि एंड मिल कितने टाइप की होती है और कौन कौन से मटेरियल ग्रेड में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि एंड मिल क्या होती है। एंड मिल एक प्रोडक्शन टूल है जो कि मिलिंग के लिए यूज होता है और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टूल है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स में अवेलेबल है और इसका सिलेक्शन जो है ऑपरेशन के बेस पर होता है, मतलब किस शेप की एंड मिल हमको कहाँ यूज करनी है इस बेस पर किया जाता है। वैसे तो एंड मिल जो है कई सारी शेप्स में अवेलेबल है, जैसे कि स्क्वायर एंड मिल, बॉल एंड मिल, रफिंग एंड मिल्स, और इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कई तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फ्लूट्स कितने हैं एंड मिल के ऊपर। तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन होता है वो नंबर ऑफ फ्लूट्स के बेस्ड पर होता है और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो होता है हायर नंबर ऑफ फ्लूट्स इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। मतलब जितने ज्यादा फ्लूट्स होंगे टूल उतना ही ज्यादा मजबूत होगा और उसमें जो चिप के निकलने का जो स्पेस है वो बहुत ही कम होगा। वहीं इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो एंड मिल में जितने कम फ्लूट्स होंगे तो उसके लिए मेटल रिमूवल स्पेस, मतलब मटेरियल जो हम कट करेंगे उसको निकलने के लिए जो स्पेस प्रोवाइड होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो ये दो टेक्निक यूज होती हैं एंड मिल के सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर जो है जितने ज्यादा फ्लूट्स होंगे मतलब उतने ही ज्यादा कटिंग एजेस होंगे और जितने ज्यादा कटिंग एजेस होंगे उतना ही चिप के निकलने के लिए स्पेस कम होगा। और इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि हम उतना ही कम मटेरियल निकाल सकते हैं, यानी कि इसका यूज हम करेंगे फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। और जितने ज्यादा कटिंग एजेस होंगे उतना ही कम चिप लोड जो है टूल के ऊपर लगेगा। मतलब कि कटिंग एजेस में जो है लोड जो होता है, चिप लोड जिसको बोलते हैं, वो उतना ही कम लगेगा जितने ज्यादा कटिंग एजेस होंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने ज्यादा फ्लूट्स होंगे उतना ही कम चिप लोड जो है टूल के ऊपर लगेगा। और ज्यादा नंबर के कटिंग एजेस वाले टूल को हम यूज करते हैं हार्ड मटेरियल पर, क्योंकि हमें वहां पर चिप लोड जो है कम से कम चाहिए होता है। मतलब जितना हार्ड मटेरियल होगा उतने ही ज्यादा फ्लूट्स का टूल हम यूज करेंगे, या कह सकते हो उतने ही फ्लूट्स का एंड मिल हम यूज करेंगे। वहीं इसके अपोजिट जो सॉफ्टर मटेरियल है उनके लिए हम यूज करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ फ्लूट्स, जैसे कि 2 फ्लूट्स का एंड मिल हम यूज करेंगे सॉफ्टर मटेरियल के लिए, जैसे कि एल्युमिनियम हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, एल्युमिनियम अलॉयज हो गए। ये सब जो है 2 फ्लूट वाली एंड मिल से रिमूव करना आसान होता है, क्योंकि इन मटेरियल्स में जो है एलोंगेशन यानी खींचने की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इनकी चिप जो है लंबी होती है और ब्लॉकिंग होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे क्या है हमारा जो वर्कपीस का साइज है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए जो है हम यहाँ पर 2 फ्लूट वाली एंड मिल यूज करते हैं। वहीं इसके अपोजिट में हमारा जो हार्ड मटेरियल होता है, जैसे कि स्टील हो गया, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, इनमें जो है हम ज्यादा कटिंग एज वाली एंड मिल यूज करते हैं। अब मैं 2 फ्लूट डिजाइन जो होती है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसका यूज आप स्लॉटिंग के लिए भी कर सकते हो, पॉकेटिंग के लिए भी कर सकते हो, और मेनली जो है नॉन फेरस मटेरियल्स उनमें करना है। ठीक है, नॉन फेरस मटेरियल यानी कि एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर,
इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं वहां पर हमको 2 फ्लूट्स डिजाइन यूज करनी है। अब बात करते हैं 3 फ्लूट डिजाइन की। 3 फ्लूट डिजाइन जो है उसमें स्पेस भी परफेक्ट अवेलेबल होता है और स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अवेलेबल होती है। तो इसलिए हम इसको जो है नॉन फेरस और फेरस दोनों ही टाइप के मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि आप जो है पॉकेटिंग और स्लॉटिंग के लिए इस टूल का भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं 4 फ्लूट एंड मिल्स की। इस टाइप की जो डिजाइन होती है वो फास्टर फीड रेट के लिए होती है और इसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसका यूज जो है हार्डर सरफेस के लिए किया जाता है। इसमें जो है चिप लोड कम से कम मिलता है और जो डेप्थ ऑफ कट दिया जाता है वो बहुत ही माइन्यूट दिया जाता है। यानी कि आप अपनी मर्जी से इसमें डेप्थ ऑफ कट ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इसका सीधा डायरेक्ट मतलब यह है कि आप इसको जो है फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको कुछ एंड मिल्स दिखा रहा हूं जो अलग अलग ऑपरेशन के लिए यूज होती हैं। देखिए 2 टाइप की एंड मिल यहां पर मैं दिखा रहा हूं, एक सेंटर कटिंग एंड मिल्स और नॉन सेंटर कटिंग एंड मिल्स। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मिल्स हैं। सेंटर कटिंग एंड मिल को आप बहुत ही आराम से समझ जाओगे कि ये जो है वर्कपीस के सेंटर में जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि स्लॉटिंग हो गया, पॉकेटिंग हो गया, कैविटी मिलिंग हो गई, इस टाइप के ऑपरेशन अगर आपको करने हैं तो आप जो है सेंटर कटिंग एंड मिल यूज करेंगे। और सेंटर कटिंग एंड मिल को जो आप आइडेंटिफाई करोगे, आप देख सकते हो ये जो है सेंटर कटिंग एंड मिल है। ठीक है, दूसरी है नॉन सेंटर कटिंग एंड मिल्स। नॉन सेंटर कटिंग एंड मिल्स यूज होती हैं साइड मिलिंग के लिए या फिर आप कह सकते हो शोल्डर मिलिंग के लिए। इसका यूज होता है डेप्थ ऑफ कट देने के लिए, मतलब आप मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट दें और साइड से कटिंग कर सकते हैं। इसमें जो चिप है वो बाहर की तरफ निकलती है साइड वाइज, इसलिए जो है ये नॉन सेंटर कटिंग होती है। सेंटर कटिंग में क्या होता है, चिप जो है ऊपर की तरफ निकलती है तो वर्कपीस का जो शेप है वो डैमेज नहीं होता है। अब सेंटर कटिंग में मैं आपको एक जो है एंड मिल दिखा रहा हूं, वो है बॉल टाइप। बॉल टाइप इसलिए होती है, इसके एज जो होता है वो बिल्कुल बॉल की शेप में होता है और ये जो है वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमको कॉर्नर राउंड शेप में चाहिए होते हैं, मतलब कॉर्नर्स नहीं चाहिए होते हैं, वहां पर हम जो है बॉल टाइप की एंड मिल यूज करेंगे। अब इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि कंटूर मिलिंग हो गया, स्वैलो स्लॉटिंग हो गया, कंटूर पॉकेटिंग हो गई, तो वहां पर हम जो है बॉल टाइप एंड मिल यूज कर सकते हैं। और इसकी जो प्लंजिंग होती है बहुत ईजी होती है, तो इसको आप जो है ड्रिल की तरह भी यूज कर सकते हो। ये एंड मिल जो है काफी यूजफुल होती है डाई और मोल्ड्स बनाने के लिए। वहां पर हमको जो है कॉर्नर नहीं चाहिए होते हैं, वहां पर हम जो है बॉल टाइप एंड मिल्स यूज करते हैं। अब एक और है जिसको बोलते हैं रफिंग एंड मिल्स। रफिंग एंड मिल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। अब इस टाइप की एंड मिल अगर आपके सामने आती है तो वो दिख जाएगा, उसमें जो है छोटे छोटे टेप के शेप में जो है थ्रेड बने होते हैं, उभरे हुए थ्रेड्स रहते हैं। ये जो है मटेरियल को छोटी छोटी चिप्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो है मैक्सिमम मटेरियल है रिमूव हो जाता है। छोटे छोटे चिप में टूटने की वजह से जो है टूल पे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है और स्पीड जो है काफ़ी हाई रख सकते हैं। तो जो रफिंग एंड मिल्स हैं वो इस शेप की होती हैं, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब एक और एंड मिल आती है स्क्वायर एंड मिल। स्क्वायर एंड मिल एक ऐसी एंड मिल है, इसका यूज जो है आप जो है शार्प एज के पॉकेट बनाने के लिए कर सकते हैं। मतलब आपको जो है बिल्कुल शार्प कटिंग करनी है, कॉर्नर बनाने हैं, तो वहां पर जो है आप स्क्वायर एंड मिल यूज कर सकते हैं। जनरली ये अवेलेबल होती है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ऑपरेशंस में, इसका यूज बहुत कॉमन होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है 2 कटिंग एज या 4 कटिंग एज में अवेलेबल होती है। और अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो सेंटर कटिंग एंड मिल को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो बीच में जो है ब्लॉकिंग होगी, मतलब बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिया रहेगा। ठीक है, और नॉन सेंटर कटिंग होती है उसमें जो है बीच में स्पेस दिया रहता है, या तो सर्कल होगा या होल होगा उसमें, तो वो जो है नॉन सेंटर कटिंग होती है। इसमें जो है चिप बाहर की तरफ निकलती है। तो ये तो बात हो गई एंड मिल के बेसिक स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं एंड मिल के मटेरियल के बारे में, मतलब कौन सा मटेरियल जो है किस टाइप की कटिंग के लिए अवेलेबल होता है। देखो एंड मिल जो है 3 टाइप के मटेरियल में अवेलेबल होती है और जनरली जो टूल्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। पहला जो मटेरियल होता है वो होता है HSS, हाई स्पीड स्टील। इस टाइप की जो एंड मिल्स होती हैं वो वियर रेजिस्टेंट होती हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, मतलब काफी सस्ती भी होती हैं और जो है
इनके जो रिजल्ट्स आते हैं, मतलब मशीनिंग अच्छी इनसे निकल के आती है। HSS की एंड मिल का यूज आप फेरस और नॉन फेरस दोनों टाइप के मटेरियल के लिए कर सकते हैं। मतलब प्लास्टिक भी कटिंग करनी है और स्टील, माइल्ड स्टील, SS, ये सब जो है इससे कर सकते हो आप। बट इसमें आपको जो है फीड रेट थोड़ा स्लो रखना पड़ता है, मतलब इतना बेटर नहीं मिलेगा कि आप जो है स्पिंडल RPM इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देता है, तो उसको जो है काफ़ी संभाल के चलाना होता है। दूसरी जो एंड मिल बनती है मटेरियल से वो है कोबाल्ट की। कोबाल्ट में आप जानते हो कि टफनेस जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, वियर रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। कोबाल्ट एक ऐसा मटेरियल है जो स्टील के साथ मिक्स किया जाए तो उसकी जो टफनेस है उसको इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से इसको जो है आप HSS की एंड मिल के कंपैरिजन में तेजी से रोटेट कर सकते हो और फीड रेट भी थोड़ा सा बेटर आपको मिल सकता है। तो इसलिए जो है ये HSS से काफ़ी बेटर होती है और इसका यूज़ जो है आप SS के मटेरियल की कटिंग के लिए कर सकते हैं। तीसरा और सबसे बेस्ट जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर, काफ़ी कॉस्टली होता है बट बहुत ही अच्छा टूल होता है, वो होता है सॉलिड कार्बाइड का। सॉलिड कार्बाइड मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मोर रिजिड, और वियर रेजिस्टेंस इतना होता है कि इसका जो कटिंग है वो काफ़ी लंबी टूल लाइफ देता है आपको। सॉलिड कार्बाइड के टूल्स को आप यूज़ करते हैं फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। मतलब समझ लीजिए कि आपको अगर फिनिशिंग ऑपरेशन करना है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप जो है सॉलिड कार्बाइड के टूल्स यूज़ करें। काफ़ी कॉस्टली होते हैं कोबाल्ट और HSS के कंपैरिजन में, बट इसकी जो टूल लाइफ होती है HSS और कोबाल्ट के कंपैरिजन में 50% तक ज़्यादा होती है और इसकी स्पीड आप समझ लीजिए 2 से 3 गुना तक ज़्यादा होती है HSS के कंपैरिजन में। मतलब आप जो है कटिंग बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको मशीनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए तो आप सॉलिड कार्बाइड के टूल यूज़ करके अपने साइकिल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सॉलिड कार्बाइड के टूल्स का, तो इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये तीनों ही टाइप के मटेरियल हैं वो बेटर हैं अगर इनके ऊपर हम थोड़ा सा खर्चा करें, तो वो खर्चा हमको करना होता है एंड मिल की कोटिंग कराने से। अगर हम एंड मिल की कोटिंग्स कराते हैं तो हमारा जो टूल की लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए जो है 3 टाइप की कोटिंग अवेलेबल है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहली कोटिंग होती है टाइटेनियम नाइट्राइड की। ये जनरली जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि टाइटेनियम नाइट्राइड जो है बहुत ही कॉमन है और लगभग सभी प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रीज में यूज होती है। क्यों? क्योंकि इससे जो है टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाती है और वियर रेजिस्टेंस, वो दोनों ही इंक्रीज होते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे जो टूल गोल्डन कलर के पेंटेड होते हैं वो एक्चुअल में पेंटेड नहीं होते हैं और ना ही वो ब्रास के होते हैं, वो एक्चुअल में कोटेड होते हैं टाइटेनियम नाइट्राइड से। टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग गोल्ड कलर की होती है और इसको आप देख सकते हैं टेप्स, जितने भी आपके कटिंग टेप होंगे वहां पर जो है आपको टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग मिल जाएगी। ड्रिल के ऊपर भी ये चीज़ मिल जाती है और जितनी आपकी एंड मिल्स हैं उनकी लाइफ इंक्रीज करने के लिए जो है टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग की जाती है। अब इससे जो आपको लाइफ मिलती है वो स्टील पे मिलती है। एल्युमिनियम और प्लास्टिक की कटिंग के लिए जो है टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग कराते हैं लोग, इससे इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी बेटर मिलती है। हालांकि कॉस्ट जो है थोड़ी इंक्रीज हो जाती है बट सरफेस हार्डनेस जो है वो भी बेटर हो जाती है इसकी। दूसरी जो कोटिंग है उसकी बात करें तो टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड। टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड की वियर रेजिस्टेंस टाइटेनियम नाइट्राइड से ज्यादा होती है और इससे जो टूल लाइफ इंक्रीज होती है वो बेटर मिलती है और हार्ड मटेरियल जैसे कि स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन जैसे मटेरियल हैं उनके ऊपर जो है आपको अच्छी टूल लाइफ मिलती है, फिनिशिंग भी आपको बेटर मिलती है और इसका यूज भी आप जो है एल्युमिनियम और प्लास्टिक जैसे नॉन फेरस मटेरियल होते हैं उनके ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो इसकी जो टूल लाइफ है वो आपको 25 to 35% तक जो है इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू टाइटेनियम नाइट्राइड। थोड़ी कॉस्टली है बट इसकी जो फिनिशिंग है वो बेटर मिलेगी आपको। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कोटिंग है, इसका यूज जो है सुपर अलॉयज के लिए किया जाता है जैसे कि टाइटेनियम, HSS, कार्बन स्टील, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनके लिए हम जो कोटिंग यूज करते हैं उसको कहते हैं एल्युमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड। ये जो है हार्डेस्ट कोटिंग बोली जाती है। इस टाइप की कोटिंग जो है काफ़ी महंगे मटेरियल्स होते हैं उनके लिए की जाती है जो कि यूज होते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं। मतलब जिन पे एयरक्राफ्ट के पार्ट बनते हैं वहां पर जो है
इस टाइप की कोटिंग वाले मटेरियल यूज किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि टाइटेनियम जो है काफी हार्ड मटेरियल होता है, और टाइटेनियम की कटिंग के लिए जो है एल्युमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड, इसकी कोटिंग अगर हम करवाते हैं टूल के ऊपर, जनरली जो है ये कार्बाइड टूल के ऊपर ही की जाती है, और इससे जो इसकी लाइफ इंक्रीज होती है वो लगभग 50% इंक्रीज हो जाती है, और इसको जो है हाई स्पीड पर रोटेट करने के लिए जो है अवेलेबल कराती है। मतलब आप जो है कटिंग बहुत ही हाई स्पीड पे कर सकते हैं, फिनिशिंग बहुत ही हाई स्पीड में होगी, और हार्ड से हार्ड मटेरियल भी आपको कम से कम साइकिल टाइम में बना सकते हो। तो इस टाइप की कोटिंग जो है बहुत ही कॉस्टली होती है, और जनरली जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यूज नहीं करती है। तो ये जो है एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पर यूज होती है। और कलर कोडिंग की बात करूं तो एल्युमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड जो कोटिंग होती है उसका जो कलर होता है पर्पल ग्रे होता है, और मैं आपको यहाँ पर टूल भी दिखा देता हूँ। इस टाइप के जो टूल होते हैं वो पर्पल ग्रे कलर के होते हैं, काफी हार्ड होते हैं। और टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड की बात करूं, उसका जो कलर होता है ब्लू ग्रे होता है। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ब्लू ग्रे और पर्पल ग्रे, ये दो कलर हैं। कलर कोडिंग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे टूल पर किस मटेरियल की कोटिंग की गई है। अब मैं आपको चौथी जो कोटिंग है वो भी बता देता हूं, पॉली क्रिस्टलाइन डायमंड। ये जनरली जो है नहीं मिलती है आपको इंडस्ट्री के अंदर, बट इसका यूज भी टूल को जो है वियर रेजिस्टेंट बनाने के लिए होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, बस जो इंडस्ट्रियल डायमंड होता है, देखिए डायमंड दो टाइप का होता है, एक नेचुरल डायमंड और एक होता है इंडस्ट्रियल डायमंड, जिसको सिंथेटिक डायमंड भी कहता है। तो सिंथेटिक डायमंड की इसके ऊपर एक कोट जो है लगाई जाती है, जिससे जो है इसका कटिंग एजेस हैं वो शार्प हो जाते हैं, और इसका यूज जो है आप नॉन फेरस मटेरियल के लिए कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, और कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जहां पर जो है आपको पतले पतले टूल्स को भेजना है। तो पतले पतले जो टूल्स होते हैं उनके ऊपर जो है पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड इसकी कोटिंग की जाती है। और प्रोफाइल कटिंग में आप जानते हैं कि काफी माइन्यूट सी डिजाइन आपको बनानी होती है, तो वहां पर जो है आप इसकी कोटिंग वाले पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड कोटिंग वाले टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कोटिंग के बारे में। तो जनरली आप अगर देखना चाहें तो तीन टाइप की ही मेन कोटिंग होती है। पहली होती है टाइटेनियम नाइट्राइड, दूसरी होती है टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड, और तीसरी होती है एल्युमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड। तो इन तीन टाइप की जो कोटिंग होती है वो काफी जनरल होती है। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा एंड मिल्स के बारे में। अब मैं आपको जो है मिलिंग की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, जिसे आप यूज कर सकते हैं टूल के ऑपरेशन वाइज। मतलब आप टूल का ऑपरेशन कहाँ करेंगे, उसके साथ आप कौन सी मिलिंग टेक्निक यूज करेंगे, जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और टूल लाइफ भी आपको अच्छी मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप और किस टॉपिक पर आप जो है वीडियो चाहते हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।